नमस्ते फ्रेंड्स। मार्केट में ऐसे कई शेयर्स हैं जो अपनी वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहे हैं, कई सालों से कम पे ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स वेट करते करते थक गए, लेकिन वो अभी तक 10 से 15% रिटर्न भी नहीं कमा पाए हैं। लेकिन मार्केट में जब भी किसी शेयर का टाइम आता है ना, वो अपने शेयर प्राइस से ट्रिपल डबल कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हर शेयर का एक टाइम होता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ शेयर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों वो अपने शेयर प्राइस से क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या आपको होल्ड करना चाहिए क्या उसमें सेल करके निकल जाना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सीडीएसएल जब लिस्ट हुआ था ना, अपने शेयर प्राइस से कम पे लिस्ट हुआ था। लेकिन जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया, लोग घरों में बैठे रहे तो धड़ल्ले से डीमैट अकाउंट खुले और एक साल में सीडीएसएल का प्राइस ट्रिपल हो गया। उसका टाइम आया और उसने अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू दी, अपने इन्वेस्टर्स को एक तरह की रिटर्न दे के गया। कई बार शेयर्स का ना बढ़ना भी ना काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज हम में से जो भी रिटेल इन्वेस्टर है ना, हमें मंथली इनकम आती है। मंथली इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम किसी भी शेयर प्राइस की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएँ। हम थोड़े थोड़े लॉट खरीद सकते हैं टाइम के साथ साथ। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार कोई शेयर अच्छा है जो बढ़ नहीं रहा, वो आप ओवर द टाइम बिंग आप उसकी क्वांटिटी खरीदते रहते हैं और एक टाइम पे आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है। फिर जब उस शेयर का प्राइस का टाइम आता है तो वो धड़ल्ले से बढ़ता है और आपको कई गुना रिटर्न देके चले जाता है। अगला फैक्टर की बात करते हैं, जैसे कि कैस्ट्रॉल है। कैस्ट्रॉल हर बाइक्स में डलता है, हर इंजन में डलता है। पहले तो ये कहा जाता था कि हर बाइक को हर इंजन कैस्ट्रॉल के बिना अधूरा है, लेकिन जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है और जैसे उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको मार्केट ने फ्यूचर में खतरा दिखा दिया है। अब क्या हुआ, कैस्ट्रॉल की फंडामेंटल्स की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका फ्यूचर खतरे में दिखता है, जिसकी वजह से कैस्ट्रॉल अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पा रहा। कैस्ट्रॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इंजन ऑयल डलता है ना, उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है, उसको काफ़ी काम उस पर करना पड़ेगा। कई बार किसी शेयर का प्राइस ना उसके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में डिपेंड नहीं करता, उसकी फ्यूचर डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। शेयर मार्केट में जो भी प्राइस आपको परफॉर्म करता है दिख रहा है ना, इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट उसको उतना ही रिटर्न देती है कि फ्यूचर में वो उनको वापस कितना रिटर्न बैक दे पाएगा। अब रिलायंस की बात देख लीजिए, रिलायंस एक 6 से 7 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्या आपको लगता है कि 6 से 7 महीने में रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दे दिया है, डबल ट्रिपल रिटर्न दे दिया है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ एनी सेल्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? नहीं दिया है, लेकिन मार्केट ने उसको वैल्यू क्यों दी है? फ्यूचर ग्रोथ की वजह से, कि पता है कि रिलायंस का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर उसने जियो के सेगमेंट को अलग कर दिया, अपने सेगमेंट्स को अलग कर दिया, तो उसके शेयर प्राइस की जो लिस्टिंग कंसोलिडेटेड प्राइस होगा ना, काफ़ी ज़्यादा होगा। तीसरा, कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी अपने इतने ज़्यादा सेगमेंट बना लेती है कि मार्केट को उस पूरी कंपनी को सिंगल प्राइस पे वैल्यू करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं कोलगेट की बात करूँ तो कोलगेट को आप वैल्यू कर सकते हैं, बिकॉज वो कोलगेट सिर्फ पेप्सोडेंट बनाती है, लेकिन आप वहीं अगर कोलगेट को मैं एचयूएल से वैल्यू करूँ, एचयूएल अपना पेप्सोडेंट भी बनाती है और जो पेस्ट होती है वो बनाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब एचयूएल के इतने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, उन सभी सेगमेंट्स को वैल्यू करना मार्केट को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू कोलगेट। वही आईटीसी में हो रहा है। आईटीसी के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इतने ज़्यादा सेगमेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट को उसको वैल्यू करना ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आईटीसी में दूसरा रीज़न ये है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। अब क्या होता है कि आईटीसी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और आईटीसी का शेयर तभी बढ़ेगा जब सिगरेट की सेल बढ़ेगी। अब इसके लिए नेगेटिव पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी। मैं उसको अलग होकर सोचूं तो अच्छा भी है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर, ये गलत हो रहा है। बिकॉज अब क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा सिगरेट के अगेंस्ट रहती है, हमेशा उसमें टैक्सेस हर बजट में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आईटीसी के शेयर को काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है। और फ्यूचर भी यही प्रिडिक्ट करता है कि सिगरेट का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी ब्राइट नहीं है, जिसकी वजह से आईटीसी का जो शेयर है ना, वो काफ़ी अच्छी जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहा है। अब आईटीसी का थर्ड रीज़न क्या है नहीं बढ़ने का? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में जो उसकी जो होल्डिंग्स है ना, वो पब्लिक होल्डिंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी सालों से आईटीसी को होल्ड करके बैठा हुआ है। वो सोचता है कि जैसे ही 10-15% ऊपर जाएगा, मैं आईटीसी को बेच के निकल जाऊंगा, और आईटीसी भी कभी ऊपर नहीं जाता, जिसकी वजह से इन्वेस्टर उसको होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, उसकी काफ़ी लिमिटेड हो गई है। जो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो मैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आईटीसी का शेयर ऊपर नहीं जा रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। आखिरी फैक्टर, सेक्टर वाइज अगर करूँ, सेक्टर वाइज करूँ तो कई बार कोई कंपनी अच्छी होती है किसी सेक्टर में, लेकिन वो सेक्टर का जो पास्ट ट्रेंड होता है और जो फ्यूचर दिख रहा होता है ना, काफ़ी अच्छा नहीं होता, लेकिन वो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है।
अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में ऐसी कई कंपनीज है काफ़ी टाइम से लिस्टेड है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पाई है। क्यों नहीं रिटर्न दे पाई? क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट चलता है कि एजुकेशन सेक्टर कभी प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से नहीं चल सकता, इसलिए वो इन्वेस्टर्स को कभी रिटर्न नहीं दे सकता। जिस दिन कोई एजुकेशन सेक्टर में ऐसी बड़ी कंपनी लिस्ट होगी जिसने अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे गया, तो वो उसकी वजह से जो बाकी एजुकेशन सेक्टर्स की कंपनी है वहाँ भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं बाईजूस की बात करूँ, फ्यूचर में अगर बाईजूस कभी लिस्टेड हो गए तो वो अच्छा खासा रिटर्न देगी अपने इन्वेस्टर्स को। उसको देखते देखते बाकी एजुकेशन सेक्टर्स की जो कंपनी है, जैसे ट्री है और जी की कोई कंपनी है, तो वो भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न देंगी। तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, जो कई कंपनीज के शेयर को बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब अगर आपके पास वो शेयर हैं, अगर आपने उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी देख रखी है, खरीद रखी है, और उसमें आपको अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है कि आप उसको होल्ड करके चलिए। बिकॉज होता क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास 10-15 स्टॉक होते हैं, उसमें 2-3 स्टॉक अच्छे खासे चल रहे होते हैं, लेकिन बाकी स्टॉक नहीं चल रहे होते, जिससे हमें क्या होता है कि हम जो बाकी स्टॉक से ना निकल जाते हैं और खाली 2-4 स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। और जो हम जिस स्टॉक से निकल जाते हैं ना, कई बार वो काफ़ी जल्दी 6 या 7 महीने में, कई बार एक दिन में ही इतना डबल हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि हमें लगता है कि यार कंपनी में हमें लगा था कि पोटेंशियल है, हमें होल्ड भी करके रखा था, लेकिन जब फाइनल लाइन क्रॉस करने की बात आई तो हमने उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए आपको अगर लगता है कि किसी कंपनी पोटेंशियल है और वो बढ़ नहीं रहा, तो उसको होल्ड करके चलिए। आपको शायद ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन जब वो कंपनी रिटर्न देगी ना, तो पूरी मार्केट में ऐसा कोई शेयर नहीं होगा